अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जाने माने विशेषज्ञ अजय बग्गा साहब कार्यक्रम में हो रहे शामिल। उनका करते हैं स्वागत। बग्गा साहब सुप्रभात, स्वागत है आपका। सबसे पहले रुपए की रिकवरी के साथ शुरुआत करना चाहता हूं। आज बजाय ग्लोबल मार्केट्स के अचानक से एक बढ़िया रिकवरी आई है, लगभग 1% की। अब भी 78 पैसा मजबूत है करेंसी कल की क्लोजिंग से। और कल का लो 91 रुपये 8 पैसे था, आज का लो 51 रुपये 7 पैसे था। वहाँ से अच्छी रिकवरी हुई है। क्या वजह आप समझते हैं और या क्या ये रिकवरी टिकाऊ है सर? हाँ जैनल जी, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है कि टिकाऊ है कि नहीं, बट 91 मैंने कहा था दिसंबर एंड का मुझे लक्ष्य लग रहा था, वो पहले आ गया और आरबीआई की उम्मीद से भी पहले मेरे ख्याल से आ गया। तो वो यही कहते हैं कि ऑर्डरली डिप्रिसिएशन हो, एक तरीके से डिप्रिसिएशन हो, ये ना कि उछाल से हो जाए जिस तरह कल लेके गए थे लोग इतना नीचे रुपए को। उस तरह का डिप्रिसिएशन फिर सारे बिजनेस मॉडल्स खराब करता है, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों के। और फंडामेंटल भी कल भी आप कह रहे थे, हमने सोमवार को भी बातचीत की थी कि फंडामेंटली कुछ ऐसा इतना बिगड़ा हुआ नहीं दिखता। अब आप देखिए, एक कॉन्ट्रास्ट मैं बनाना चाहूंगा। थाईलैंड की इकोनॉमी देखिए अनिल जी, इकोनॉमी इतनी मजबूत नहीं है, टूरिस्ट पे ज्यादा निर्भर है। और दूसरा एक्सपोर्ट्स पे, वो ऑटो एक्सपोर्ट बहुत करते हैं जिस पे टैरिफ है 19%। साथ में पॉलिटिकल केओस है, नए प्रधानमंत्री बने थे कुछ महीने पहले, फिर से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, फरवरी में एक और इलेक्शन है। उसके सामने थाईलैंड की करेंसी अनिल जी इस साल में 8% बढ़ गई है डॉलर के आगे। तो ये वो भी नहीं समझ पा रहे भाई क्या जरूरत है, क्यों इतनी हमारी करेंसी बढ़ रही है, कोशिश कर रहे हैं गिराने की। वैसे ही भारत बहुत अब अंडर वैल्यूड हो गया है। अगर आप रियल रेट्स देखें, जो हम फॉर्मूले लगा के पता करते हैं भाई कितने पे रुपया होना चाहिए, वो उससे कहीं आगे चला गया अनिल जी। ये बहुत ही डिप्रिसिएशन, हम कहेंगे कि इसका जो भारत का मैक्रो है, भारत का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी इतना खराब नहीं है क्योंकि आपके रेमिटेंस बहुत अच्छे हैं। 130 बिलियन डॉलर के रेमिटेंस आते हैं जो भारतीय बाहर हैं। ओवरऑल अनिल जी देखें तो एक्सपोर्ट्स में भी वृद्धि है, करंट अकाउंट डेफिसिट इतना खराब नहीं है, उम्मीद से कम ही आ रहा है। तो ओवरऑल फंडामेंटल कोई कारण नहीं थे, फ्लोस के कारण थे कि एफपीआईज के आउटफ्लोस जा रहे हैं और एफडीआई इतना स्ट्रांग नहीं है भारत में जो आ रहा है। तो ये दो मूलभूत कारण थे। आज सवेरे हमने एनडीएफ मार्केट में भी देखा था, आरबीआई का आ गया था इंटरवेंशन, और आज जरूर फिर ये स्टेट ओन्ड बैंक्स का खरीदारी आया होगा और डॉलर बेचे गए होंगे। कल जो आपने मेंशन किया था, आरबीआई ने स्वैप किया, जो आरबीआई पॉलिसी में उन्होंने जिक्र किया था, $5 बिलियन का अनिल जी स्वैप हुआ है। और वो वापस 3 साल के बाद रुपए 98.8 रुपए पे खरीदेंगे वापस। तो डॉलर ऑफर करेंगे और 3 साल बाद रुपए की कीमत जो तय की गई स्वैप में 98.8। तो आरबीआई ये दर्शा रहा है कि लगभग 2.8 2.9% डेप्रिसिएशन हम देख रहे हैं अगले 3 साल, हर साल, साल दर साल। अगले 3 सालों में 7.8 रुपए रुपया गिरेगा डॉलर के सामने। उसके सामने इस साल में हम 6.25% गिर चुके हैं, तो लगभग डबल गिरावट आई है इस साल। तो वो आरबीआई जरूर ना खुश होंगे, बट वो अब वेट एंड वॉच में रहते हैं। जब ज्यादा पोजीशन बन जाती है, आज काफी उन्होंने पकड़ा होगा, जो लोग बिल्कुल अंधे शॉर्ट कर रहे थे रुपए को, वो आज पकड़े गए होंगे। बट जबरदस्त आई होगी आरबीआई की आज इंटरवेंशन। ऑफशोर मार्केट में थी, सवेरे दिख रहा था, और हमारे ऑनशोर मार्केट में भी जरूर ये जो स्टेट ओन्ड बैंक्स हैं वो आज डॉलर बेच रहे होंगे। सर 5 साल के निचले स्तर पर पहुंचा है कच्चा तेल पहली बार अब जनवरी 2021 के बाद में अब $59 के नीचे बंद होता हुआ दिखा है। कैसे देख रहे हैं आप वजह और आगे इसका कितना फायदा हमें मिल सकता है, जरा इसके बारे में पूरा समझाएं सर। सप्लाइड मार्केट है अनिल जी, और देखें तो जो ग्रोथ है ग्लोबल इकोनॉमी की, इस साल डेवलप्ड इकोनॉमीज 1.6%, 1.6% तक ग्रो किए हैं, और इमर्जिंग मार्केट जरूर अच्छा ग्रो किए, चीन और भारत के अच्छे ग्रोथ के पीछे। तो 4.4% इमर्जिंग मार्केट्स ग्रो कर रहे हैं, बट यूरोप में एक स्लो डाउन आने की आशंका दिख रही है। चीन के जो नंबर आए नवंबर के,
रिटेल सेल्स भी नीचे थे, इन्वेस्टमेंट्स नीचे थी नई इंडस्ट्रीज में, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी नीचे था। तीनों नंबर चीन के नीचे आए, केवल उसका एक्सपोर्ट बेटर कर रहा है। और जापान जो तीसरी चौथी बड़ी इकोनॉमी है, वहां पे आप देखें तो इंटरेस्ट रेट हाइक आ रहा है फ्राइडे को। तो ये सब लेके जो प्रोजेक्शंस हैं कि सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तेल के मार्केट में, तो इसी के चलते यही लग रहा है कि तेल काफी ओवर प्रोडक्शन के स्तर पर है, और वहां पे हमने देखा कीमतों पे असर आते हुए। इसमें एक महत्वपूर्ण सेंटिमेंटल फैक्टर भी ये है कि यूएस के मिड टर्म इलेक्शंस हैं उनके पार्लियामेंट के लिए अगले साल, और ट्रंप के लिए ये बहुत जरूरी है कि कीमतें नीचे रहें। तो ट्रंप तेल को ज्यादा बढ़ने भी नहीं देंगे। तो ये भी एक काफी इम्पोर्टेंट सेंटिमेंटल फैक्टर है। बाकी आप देखें, आज सवेरे ट्रंप ने अनाउंस किया कि वेनेजुएला में कोई भी जो नॉन यूएस का जो शिप है, ऑयल टैंकर्स हैं, स्पेशली जो सैंक्शन टैंकर्स हैं, उनको ना आने देंगे ना जाने देंगे। और ये भी उन्होंने कहा कि हमारा बहुत बड़ा एक मिलिट्री प्रेजेंस, नेवल प्रेजेंस हो गया है वेनेजुएला के पास। तो लग रहा है कि वो एप्स्टाइन की फाइल्स के खुलासे के ड्यूरिंग हो सकता है कुछ वहां पे अमेरिका वेनेजुएला में कुछ मिलिट्री एक्शन करे। ज्यादा फर्क नहीं पड़ा तेल की कीमतों पर ऐसे जियोपॉलिटिकल रिस्क से भी, क्योंकि वेनेजुएला ऑफिशियली तो सप्लाई कर ही नहीं रहा, और जो वो दे रहा है वो ईरान या चीन को भेज रहा है रिफाइनिंग के लिए। चीन ने क्यूबा के पास अपनी रिफाइनरीज भी बना ली हैं कैरिबियन में, जहां पे वो सीधा वहीं पे रिफाइन करके और फिर आगे बेचते हैं तेल। तो वो सब पे इम्पैक्ट है, बट डायरेक्ट हमें नहीं दिख रहा है। तो ओवरऑल डिमांड सप्लाई का है इम्पैक्ट अनिल जी, कि ज्यादा सप्लाई है और डिमांड की ग्रोथ जो है वो अगले साल कम होने की पूरी आशंका है। सर, एक तो 3 दिनों से अमेरिकी बाजार कमज़ोर हुए हैं, बेरोजगारी के आंकड़े जो आए हैं थोड़े चिंता वाले हैं, लेकिन क्या शटडाउन की वजह से वापस ठीक हो जाएंगे या अमेरिका में कमजोरी का मामला बढ़ सकता है? क्या है आपका अनुमान? अनिल जी, आई थिंक मार्केट्स के लिए दो बड़े चिंता के कारण आ रहे हैं। एक तो फ्राइडे को जो बैंक ऑफ जापान की बैठक है, और वहां पे रेट हाइक होने की पूरी उम्मीद है अनिल जी। तो उसका इम्पैक्ट नेगेटिव रहता है रिस्क एसेट्स पे। हमने पहले भी देखा है जब पिछले 3 बारी जापानी इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, तो काफी इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि कैरी ट्रेड का इम्पैक्ट है कि जहां जापान से वो पैसा उठा के पूरे विश्व भर में जाता है, वो पैसा रिवर्स होता है थोड़े तौर पे, तो उसका इम्पैक्ट आ सकता है। दूसरी जो अब खबर आ रही है कि जो ये शटडाउन बंद हुआ था, उसमें प्रॉमिस किया गया था कि ओबामा केयर को फिर से एक्सटेंड किया जाएगा। ओबामा केयर जो उनका हेल्थ इंश्योरेंस है, वो खत्म होता है 31 दिसंबर को। तो वहां पे कुछ कॉमन ग्राउंड अभी तक नहीं बन पा रहा है, वो बहुत अहम रहेगा। अब फिर क्रिसमस की छुट्टियां भी आ रही हैं, तो ये बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि अगर वो नहीं होता है तो 30 जनवरी को एक और शटडाउन अमेरिका में आ सकता है। तो ये मैं कहूँगा सबसे महत्वपूर्ण देखने लायक विषय रहेंगे, कि अगर वहाँ सरकार में फिर से मतभेद हो जाता है और ये ओबामा केयर नहीं होता है एक्सटेंड, तो लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है, सैकड़ों गरीब लोगों को स्पेशली। और वहां से फिर 30 जनवरी को डेमोक्रेट्स गवर्नमेंट शटडाउन फिर से कर देंगे। तो ऐसे माहौल में बहुत फिर से अनसर्टेनिटी आ जाती है। यही मार्केट का रिएक्शन अभी है, तो वो देख रहे हैं। बाकी जो नंबर आए वो थोड़े हम कहेंगे मॉडरेटेड ही थे, कम थे, बट उसमें यह देखना है कि 1,60,000 सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स की नौकरियां निकली थी। तो अक्टूबर में जो नेगेटिव नंबर आया 1,05,000 का, उसमें ज्यादातर सरकारी नौकरियां निकली थी, वो इम्पैक्ट है। बट जो फेड के हेड है, उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि मैं सोचता हूँ 20,000 नौकरियां ही लग रही हैं नई हर महीने, जो भी आंकड़े निकल के आए सरकारी, क्योंकि वो सब बाद में अनिल जी ये रिवाइज हो जाते हैं। तो फरवरी में एक बड़ा रिवीजन आएगा। पिछले साल 9 लाख उन्होंने नौकरियां काट दी थी। तो साल भर आप ट्रेड करते रहे सोचते हुए
कि इतनी नौकरियां लगी हैं, और एक बारी में आके उन्होंने 9 लाख नौकरियां निकाल दी थी। तो इस फरवरी में वो भी आंकड़ा आने वाला है। तो इंटरेस्टिंग है। ओवरऑल थोड़ा स्लो डाउन है उनके लेबर मार्केट में।